ये एक ट्रैवल कंपनी है। ये हमने 27 साल पहले शुरुआत की थी, हम दो भाइयों ने मिलके। और इसका उद्देश्य यही था लोगों को रिलायबल और स्ट्रेस फ्री ट्रैवल करवाना। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हमने स्टार्ट किया था जब दो भाइयों ने, दो लोग थे और हमारे पास एक ही स्टाफ होता था, तो हम 3 लोग की टीम थी। तो ये ओवरऑल एक टीम गेम है और मैं तो यही कहूँगा कि मंजिल मिलना ठीक है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है सफ़र में साथ चलना, चल के उस मंजिल को पाना। मैं मानता हूँ समय, टाइम इज़ मनी। एक एक सेकंड की कीमत है। आप कितना यूज़ कर पाते हैं उसको, उतना ही आपके भविष्य के लिए बेहतर है। मेरा एक तरीका था, अंदाज़ था कि अगर मैं कुछ जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा, और ये मेरी शुरू से हॉबी है कि मैं हमेशा नए नए लोगों से मिलता हूँ। 27 साल पहले दो भाइयों ने, मिस्टर चंद्र प्रकाश भट्टर और मिस्टर दिनेश कुमार भट्टर ने शुरू किया था नेपच्यून टूर एंड ट्रैवल्स। एक सिंपल विज़न के साथ टूरिस्ट को जो है एक कंफर्टेबल और रिलायबल ट्रैवल प्रदान करना। एक छोटे से स्टार्टअप से एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है इतना बड़ा नाम बनाना। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश भट्टर जी और मिस्टर दिनेश भट्टर जी। नमस्कार सर। सर, आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी दिया है वो शायद काफ़ी नहीं होगा। एक छोटे से स्टार्टअप से इतना बड़ा नाम बनाना एक क्षेत्र में, और जितना कि मैंने सुना है आप एक करियर बॉय के तौर पे शुरू किया है आपने। आपका जो कंपनी है वो एक ग्रुप को लेकर टीम वर्क के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो सर, इस पे क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं कंपनी को। तो पहला सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा कि आप कंपनी के बारे में पहले कुछ बताएं कि क्या है ये। ये एक ट्रैवल कंपनी है। ये हमने 27 साल पहले शुरुआत की थी, हम दो भाइयों ने मिलके। और इसका उद्देश्य यही था लोगों को रिलायबल और स्ट्रेस फ्री ट्रैवल करवाना। और आपको अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि आपको काम की सराहना की जा रही है अवार्ड्स के थ्रू। वन फाइन डे आप मेल खोलते हैं और देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेल आया है कि यू आर नॉमिनेटेड, कम एंड कलेक्ट योर अवार्ड। दिल्ली वो विज्ञान भवन में जाके कलेक्ट करना पड़ता है और भारत के महिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सामने वो दिया जाता है। तो इट्स रियली अ ऑनर एंड इट्स अ वर्ल्ड टू अस। तो सर, अभी नेपच्यून ने हाल ही में एक अवार्ड जीता है, बेस्ट परफॉर्मिंग टूर ऑपरेटर अवार्ड, और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा, काफ़ी अवार्ड मिले हैं। तो ये जो है जब आप पे आता है कि हाँ मैंने ये अवार्ड कमाया है, तो आपको कैसा लगता है, क्या फील होता है? देखिए, इस फील तो अच्छा ही होगा, बट जैसे मैंने नहीं कमाया, ये हमारे टीम के जज्बे और समर्पण की कहानी है। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हमने स्टार्ट किया था जब दो भाइयों ने, दो लोग थे और हमारे पास एक ही स्टाफ होता था, तो हम 3 लोग की टीम थी और सीमित संसाधन थे, छोटा ऑफिस था और उस समय साधन भी इतने, जैसे आज के दिन आईटी इतना हाईटेक है, वो नहीं था। सारे काम मैनुअल्स थे। तो हमने एक सपना देखा और उस पर मेहनत की और ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए और इसमें टीम ने हमारा साथ दिया। तो ये ओवरऑल एक टीम गेम है और मैं तो यही कहूँगा कि मंजिल मिलना ठीक है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है सफ़र में साथ चलना, चल के उस मंजिल को पाना। तो अवार्ड मिलना हमारी टीम का मेहनत, जुनून और उत्साह का रिजल्ट है। क्या बात है सर। दिनेश सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने जो शुरुआत किया था वो एक कुरियर बॉय के तौर पर स्टार्ट किया था। तो सर, इस कुरियर बॉय तक से लेकर अभी तक एक बड़ी सी कंपनी तक का सफ़र आपने कैसे सोचा कि एक अपना स्टार्टअप करते हैं, एक अपनी नई कंपनी शुरू करते हैं? तो ये कैसे आया आपके ख्याल में? सबसे पहले एकता जी आपका धन्यवाद और रिपब्लिक भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और हमारी कहानी को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर, देखकर कई लोगों को नई राह मिलेगी और नई राह मिलेगी तो नए लोग चलेंगे और कईयों को अपने जीवन में बहुत दूर तक सफलता मिलेगी। अब बात आती है कि मेरे कुरियर बॉय से ट्रैवल एजेंसी की।
देखिए, जब मैं 11 साल का था तब मैं मॉर्निंग स्कूल में पढ़ता था और मैं स्कूल से छुट्टी करके 11 बजे जब मेरी छुट्टी होती थी फिर मैं घर आके फिर अपने पापा के ऑफिस जाके ज्वाइन करता था, क्योंकि उस समय जो स्थितियाँ थी, वी आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तो उस समय रिक्वायरमेंट भी थी और मेरा एक तरीका था, अंदाज़ था कि अगर मैं कुछ जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा, और ये मेरी शुरू से हॉबी है कि मैं हमेशा नए नए लोगों से मिलता हूँ। तो कोरियर से जब कैरियर स्टार्ट किया तो उस बीच में एक मोड़ आया, उस मोड़ पे हमें चूज़ करना था कि हमें क्या करना है, और वो बहुत वाइटल मोड़ था और बहुत रिस्की मोड़ था। सर एक बार इंटरप्ट कर सकती हूँ क्या आपको? सर एक सवाल आया कि आप कह रहे थे कि पापा के वहाँ से छूटते थे, फिर आप जाते थे स्कूल से छूट के आप पापा के ऑफिस जाते थे। तो सर क्या स्कूल के बाद ऑफिस जाना, वहाँ पे काम करना, तो जैसे अब अभी के बच्चों के लिए सर हेक्टिक हो जाता है, स्कूल के बाद कैसे काम करेंगे सर, ये मैनेज कैसे कर पाते थे देखिए, आप? ये हेक्टिक नहीं होता है। अभी के बच्चों को भी आप देखेंगे ना, स्कूल से छूटने का तो 4 घंटा मोबाइल पे देते हैं। अगर वो चाहें और उनके अंदर जज्बा हो तो वो भी कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑफिस जाए, आज कुछ भी तरह के अलग एक्टिविटी क्लासेस कर सकते हैं, बहुत कुछ है सीखने को अगर आदमी करना चाहे तो, क्योंकि जो समय जीवन में निकल जाता है ना वो दोबारा कभी नहीं आता। सही बात है सर। तो मैं मानता हूँ समय, टाइम इज़ मनी, एक एक सेकंड की कीमत है, आप कितना यूज़ कर पाते हैं उसको उतना ही आपके भविष्य के लिए बेहतर है। तो वो जब मोड़ आया तो हमें एक बहुत हार्ड डिसीजन लेना था, एक कंफर्टेबल, सेफ, लिमिटेड अर्निंग लाइफ, और दूसरी तरफ स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन बहुत रिस्क। तो हम लोग दोनों भाई ने निश्चय किया कि लेट अस गो फॉर द रिस्क, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो हमने वहाँ पर स्टार्ट किया ट्रैवल का बिज़नेस। ट्रैवल का बिज़नेस जो आज आप देख रहे हैं और 27 साल पहले बहुत अंतर था। पहले लिमिटेड फ़्लाइट थी, हर चीज़ लिमिटेड थे, ट्रैवलर्स भी लिमिटेड थे। ऐसा नहीं कि आज तो जिस तरीके से रिवोल्यूशन आया है ट्रैवल इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से भारत के 150 करोड़ में 110 करोड़ लोग प्लेन में बैठ चुके हैं, भले ही डोमेस्टिक ट्रैवल किया हो। ठीक है, अगर आप पासपोर्ट्स के नंबर कंपेयर करेंगे तो पिछले 5 साल में पासपोर्ट के नंबर भी बहुत बढ़ गए हैं और बहुत इजी हो गया है प्रोसेस। तो ट्रैवलर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो काम भी बहुत बड़ा है। और उस समय हमें लिमिटेड लोग थे कस्टमर, लिमिटेड एयरलाइंस, लिमिटेड इन्वेंट्री, बुकिंग का सिस्टम भी अलग सा था, इंटरनेट का सिस्टम भी उस समय नया नया आया था 1997, 95-6 में, मोबाइल भी 95-96 में आया था। उस समय एक पेजर चला करता था। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के हम जिससे जो चीज़ अच्छी ले सके उसको हमने यूज़ किया और हम इस ट्रैवल फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पहले हमने अपना स्टार्ट किया नेपच्यून फ़्लाइट की टिकटों से, फिर कुछ अंतराल बाद हमें लगा कि अब जब हम फ़्लाइट टिकट में अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम होटल बुकिंग, लेज़र हॉलीडेज़, फैमिली हॉलीडेज़ ये स्टार्ट करें। तो फिर उस इंडस्ट्री में हम गए और हमने वहीं से धीरे धीरे एक कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, जिसका एक रिजल्ट आप देख रहे हैं आज। क्या बात है सर, आपकी कहानी काफ़ियों को इंस्पायर करेगी, खास करके अभी के बच्चों को जो टाइम 4-5 घंटे फ़ोन में देते हैं। तो सर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी कहानियों से। सर चंद्र प्रकाश सर, मैं दूसरा सवाल जो है वो आपसे पूछूंगी। जो हमारा नेपच्यून टूर एंड ट्रैवल्स, उसके 2 सेगमेंट्स हैं, एक B2B है, एक B2C है। जी हाँ। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या है? देखिए, B2C और B2B में काफ़ी डिफरेंस है। B2C में आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। ओके। सो क्लाइंट आपके पास आता है, कई बार आता है बट मोस्टली वन टाइम ही होता है। और B2B में आप डील करते हैं टूर ऑपरेटर से या ट्रैवल एजेंट से, उनको रेट देना उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और वो आपको रेगुलर कस्टमर है, वो आपको रेगुलर बुकिंग देते हैं। हो सकता है ट्रैवल एजेंट आपको महीने में 10 बार भी बुकिंग दे रहा है। तो ये दैट इज़ अ रिलेशन बिल्टअप, लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्टअप करना पड़ता है B2B में। और B2B में आपको बैक एंड टीम रखनी पड़ती है बड़ी, ताकि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट दे सकें, ऑन टाइम, ऑन क्राइसिस टाइम भी आप उसको सपोर्ट दे सकें।
और जब भी उसको ज़रूरत हो आप उसको बता सकें, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर को उतनी नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, उस पर्टिकुलर आइटनरी की, तो आपके पास एक एजुकेटेड टीम होनी चाहिए। और ये B2B इज़ अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, और B2C में आप डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट देता है, उसमें हर तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है और आप उसको फुलफ़िल करते हैं। अच्छा, तो सर जैसा आपने बताया इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है सर कि हाँ क्लाइंट के साथ क्लाइंट ट्रस्ट कर रही है आप पे। तो सर B2C में तो समझ में आ रहा है कि क्लाइंट की डायरेक्टली आपसे बात हो पा रही है तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट सर B2B में क्या कहीं इन्फ्लेक्चुएट नहीं करता ट्रस्ट कि हाँ कहीं पे थोड़ा सा इन्फ्लेक्चुएशन आ सकता है? यही मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और नेटवर्किंग का गेम है। आपका नेटवर्क अच्छा है, आपके सामने वाले एजेंट के संग या ऑपरेटर संग अच्छे रिलेशन है, तो वो लॉन्ग टर्म जाएगा। और आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है इसमें, आपको सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती है, सारी नॉलेज उसको देनी पड़ती है, उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता है। सो लॉन्ग टर्म रिलेशन अगर बिजनेस है तो आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। दिनेश सर आपसे पूछूंगी कि ट्रैवल एजेंसी में जो है पैंडमिक का एक सिचुएशन आया था जहाँ पे लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, तो उस पैंडमिक सिचुएशन से आपने कैसे डील किया? और पैंडमिक सिचुएशन के बाद जो है ट्रैवलर्स, उनका क्या, जैसे ट्रैवलर्स पहले आते थे कि अभी भी वैसे ही हैं, या उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, या ट्रैवलर्स के जो हैं वो बिहेवियर में कैसा बदलाव आया है? देखिए, हमने तो पेंडेमिक को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जो हमने 20 साल में नहीं किया, घर में टाइम नहीं दे सके, वो पूरी टाइम दी। कई तरह के नए नए आइटम बनवाए घर पे, फुल टाइम एंजॉय किया। और जैसे आप क्रिकेट अगर देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं तो उसमें एक ब्रेक दिया जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हमने उसको ब्रेक समझा। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं और अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं कि आगे क्या होगा, तो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। सारी दुनिया रुकी पड़ी है ना? बिल्कुल सही। पूरा वेदर क्लियर हो गया था जी, इन्वायरमेंट पूरा क्लियर हो गया था, कोई पॉल्यूशन नहीं था, पूरी दुनिया रुकी पड़ी थी। तो फिर जो दुनिया के साथ होगा वो आपके साथ होगा। तो हमने उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, नए नए चीज़ें पढ़ी, नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लानिंग में डाला कि जब भी हम रीओपन होंगे, ऐसा होना ही है क्योंकि हर रात की सुबह होती है। बहुत ठीक सही है ना? बात है सर। और मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, मेरे को भगवान पे बहुत भरोसा है और मेरे को पता है कि भगवान मेरे साथ कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, बट वो परीक्षा जरूर लेंगे, आपको उसमें पास होना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। तो पैंडमिक के बाद जो एक लोगों के मन में विचार आया और लोगों ने देखा, लोगों ने फील किया कि जो भी हम अर्न कर रहे हैं, अगर हम उसको अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं, बचत बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को मार के बचत करें। तो पैंडमिक के बाद जो ट्रैवल इंडस्ट्री में ग्रोथ आया है, वो ग्रोथ मेरे ख्याल से किसी इंडस्ट्री में नहीं आया। पैंडमिक के बाद लोगों का तरीका बदल गया। आप देखेंगे लोग हर सेगमेंट में खर्चा करने लग गए हैं, हर तरह की लग्जरी सेगमेंट बोलिए, चाहे आप डेली की लाइफस्टाइल की चीज़ें बोलिए, हर चीज़ में लोग अब पैसा को एंजॉय करने लग गए हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो लेट मी स्पेंड इट ऑन माई सेल्फ। बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जब तक हूँ तब तक तो मैं जितना कर सकता हूँ एक मेरे कमाई के पोर्शन के अंदर में, तो मैं इसको एंजॉय करूँगा। और इस मेंटेलिटी की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम आया। मैं नहीं, हर आदमी जो अच्छा काम कर रहा था, जो पैंडमिक में अपने आप को बचा पाया इस तूफान से, वो हर कंपनी ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ करने के लिए आपको कस्टमर का विश्वास जीतना पड़ेगा। हमने पैंडेमिक में हमारे जितने भी कस्टमर्स थे, उनका कैंसिलेशन, रिफंड्स हमारे पास बाद में आया, लेकिन हमने अपनी फंडिंग से उनको सब रिफ़ंड किया। तो इससे हमारे को क्लाइंट का जो एक फेथ होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। एंड वी स्टार्ट ए न्यू इनिंग एंड वी आर मूविंग फास्टर देन कोविड, बिफोर कोविड। तो चंद्र प्रकाश जी, आपसे पूछूंगी कि आपका जो पूरा जर्नी रहा है उसको एक रोलर कोस्टर राइड कहा गया है, तो आपने उस चीज़ से कैसे डील करा?
देखिए, ट्रैवल एजेंसी का जब हम काम करते हैं तो इसमें डेली चैलेंजेस आते हैं। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन कुछ आ रही है। पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आज तक आया है वो अगेन, जैसे दिनेश ने बताया, वो पैंडेमिक ही है। उस समय सारा विश्व रुक गया था, हर इंडस्ट्री रुक गई थी, सारे काम रुक गए थे, सारे होटल की बुकिंग कैंसिलेशन आ रहे थे, बनाई हुई बुकिंगें रद्द हो रही थी, क्लाइंट असमंजस में थे, कैसे जाए क्या करे, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, क्लाइंट्स को भरोसा जीतना था, रिफ़ंड देना था, और हमने पेमेंट आगे एयरलाइंस को या होटल्स को कर रखा था। तो सब ने टाइम लिया, सब रिफ़ंड हमारे पास आया, हमने रिफ़ंड प्रोसेस किया। तो इस बीच किंतु हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अपनी टीम से हमने संवाद बनाए रखा, बातचीत जारी रखी। एक जूम बोल के एक प्लेटफॉर्म उस समय बहुत हिट हुआ, हमने भी जूम लिया। फिर जूम उसी समय आया पिक्चर में, पहले लोग कम जानते थे जूम मीटिंग्स के बारे में। पैंडेमिक में ही जूम ज़्यादा हाँ, उसके बाद हाईलाइटेड हुआ। फिर हमने जूम पे सब टीम को कनेक्ट किया, हम वीकली मंथली मीटिंग करने लगे टीम के संग कि काम तो नहीं हो रहा है पर एक संवाद बना कर रखें, टीम का हौसला बना कर रखें। और साथ साथ हमने ये भी किया, जो हमारे पार्टनर थे, ट्रैवल पार्टनर्स, उसको हमने डेस्टिनेशन ट्रेनिंग दी। से हम जैसे भूटान करते हैं या नॉर्थ ईस्ट करते हैं, तो हमने कई ट्रैवल एजेंट्स को जूम पे इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग बताया ताकि कुछ चालू रहे। ट्रैवल का काम नहीं हो रहा है, पर अगर आप उस पर ट्रेनिंग करते हो, डेस्टिनेशन में बातचीत करते हो कि इस डेस्टिनेशन पे ये चीज़ घूमने का है, ये होटल्स हैं, आगे ऐसा हो सकता है, तो जब खुले तब वो एक पिकअप स्टार्ट ले। क्योंकि उस समय तो ट्रैवल कराना गवर्नमेंट की गाइडलाइन में था। फिर धीरे धीरे खुला, फिर हमने स्टार्ट किया वीकेंड डेस्टिनेशंस, नियर बाई डेस्टिनेशन, ड्राइविंग डेस्टिनेशन, स्टेकेशन। देन हमने गेस्ट को फ्लेक्सिबल बुकिंग का ऑप्शन दिया कि फ्लेक्सिबल कैंसिलेशंस आप करेंगे तो भी चार्जेस नहीं लगेगा, और टेक्नोलॉजी का यूज किया। टीम हमारी हमसे जुड़ी रही, और जैसे ही पैंडेमिक धीरे धीरे ओवर हुआ, स्टेज बाय स्टेज हम अपनी टीम को वापस बिल्टअप करते गए, बढ़ाते गए। और उसके बाद में सारी चीज़ें, जैसे दिनेश ने बताया अभी कि उसके बाद ट्रैवलर्स का बिहेवियर चेंज हो गया। वो बचाने की जगह ज़्यादा खर्च करने में, मतलब इंजॉय करने में, खर्च नहीं बताऊंगा, इंजॉय लाइफ अगर है आपके पास, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव सेविंग, यू इंजॉय द टूर। और हर आदमी ट्रैवल कर रहा है, अभी बूढ़े बच्चों से लेके, जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए स्पिरिचुअल टूर होता है, तो यंगर जा रहे हैं कुछ एडवेंचरस टूर पर, सो कंपनी कॉर्पोरेट जा रही है वीकेंड पर। तो इस तरह हर एक का ट्रैवल बढ़ गया, ट्रैवलर्स बढ़ गए, ट्रैवलर बढ़ गया। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था जो हमारी टीम ने, हमने सब ने मिल के निकाला, और हमने भी उससे सीखा कि पेशेंस रखना है और चैलेंजेस आए तो उसको एक्सेप्ट करना है, तो उससे अच्छा आगे का रास्ता खुला हमारे लिए। तो जैसा कि पैंडमिक में जो है वो लोगों ने हिम्मत हार दी थी, मतलब लोगों का ऐसा था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। वहीं इन दोनों भाइयों के जो है वो जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी सर ने जैसा कहा कि आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत को नहीं हारना है। तो आपके इस चीज़ से सर लोगों को समझने का और सीखने का मौका तो मिलेगा। सर दिनेश जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि आज के जो मॉडर्न ट्रैवलर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? मतलब वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्राइस पे, एक्सपीरियंस पे, या फिर पर्सनलाइजेशन पे? यहाँ पर मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करूँ। जी सर। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? 9। सबका चॉइस एक जैसा है? डिफरेंट टेस्ट है सबके। तो आप सोचो 9 में अगर डिफरेंट टेस्ट है, हाँ। तो जो ट्रैवलर्स हैं उनका सबका अलग होगा। क्या होता है कि आप कभी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप जब कोई चीज़ यूज करते हैं, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत से लोगों से बातचीत हुई। सबका, बहुत से लोगों का सोचना था कि अगर ऑनलाइन आया तो वी आर फिनिश। वहीं मेरा सोचना था कि अगर ऑनलाइन आया तो लोगों तक चीज़ें ज़्यादा पहुँचे। आज जो इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगते हैं, हमसे चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारा कंपटीशन उनको ऑनलाइन दे देगा। तो हमारा कुछ काम वो कर चुके हैं। सर कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये भी एक प्लस पॉइंट ही रहा है आपके लिए। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू। एग्जैक्टली। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा। और अगर नेगेटिव देख के उसको बदल नहीं सकते, तो बेटर है पॉजिटिव देख के उससे आप क्या सीख सकते हैं और उसको आप कैसे अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वो करते हैं आप, तो आपको बेनिफिट है। तो क्या हुआ, इस वजह से लोग जो हमसे डिस्कस करते थे
से एग्जांपल के लिए किसी को जाना है हनीमून पे, तो हमसे 10 जगह के बारे में डिस्कस करता था वो। अब क्या हो रहा है, वो अपना काम खुद ही करता है, वो सारी चीज़ें सर्च कर लेता है। अब सेकंड स्टेप जब आता है बुकिंग करने का, तो लोग जिनको सर्विस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, एंड दे आर नॉट वेरी मच ऑन द प्राइस, क्योंकि हम ऑनलाइन से अगर प्राइस आपको कुछ देंगे तो डेफिनेटली हमारा सर्विस चार्ज उसमें रहेगा ऑब्वियसली। और कंपेयर टू ऑनलाइन, माने ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आज आप ऑनलाइन में कोई भी चीज़ बुक करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे हम हर बुकिंग के लिए SPOC देते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके। आपको कोई भी ट्रबल होता ही नहीं है, फिर भी हो सकता है, तो यू कैन कॉल दैट नंबर, और जो आदमी आपकी फ़ाइल देख रहा है वो पूरी चीज़ों को आपके साथ शेयर करेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करेगा। बट अगर आप वही चीज़ ऑनलाइन, आपने पर्सनली भी कभी बुकिंग किया होगा कुछ, तो आप जब कॉल करेंगे तो पहले तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप कतार में हैं, फिर जब आपका नंबर आएगा आप उसको अपना पूरा प्रॉब्लम बताएंगे, भगवान न करे अगर लाइन कट गई, फिर आप नंबर मिलाएंगे, इस बार जो आपका फ़ोन उठाएगा वो फिर नया आदमी होगा, आप उसको अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे, फिर वो बोलेगा कि मैं फ़लाना से बात कर रहा हूँ, आप एक मेल कीजिए, आप मेरे को, माने कम्युनिकेशन जी। करिए, या फिर वो आपको एक टोकन नंबर देगा। और हमारे केस में क्या, स्ट्रेट फ़ोन उठाया, XYZ नाम जो आपका फाइल हैंडल कर, उसको बताया कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वो बोलता सर गिव मी 5 मिनट, आई विल कम बैक टू यू, और वो फटाफट अपने सब तरह से चेक करके आपको बताता है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। इसका मतलब नहीं कि ऑनलाइन बुरा है या ऑफलाइन अच्छा है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, दोनों के अपने अपने कस्टमर बेस हैं, और हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जिनको सर्विस चाहिए वो डेफिनेटली ऑफलाइन जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में जो सर्विस मिलती है वो ऑनलाइन में नहीं मिलती है। अगर आप कोई भी चीज़ ले लें प्राइस वाइज नहीं। सर, जो यंग ट्रैवलर्स हैं उनकी क्या डिमांड होती है, मतलब उनको आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हाँ? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। क्या होता है, जो यंग ट्रैवलर्स हैं ना, वो अपना होमवर्क करके पूरा लाते हैं, और हमने बड़ा सिंपल कर दिया है। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको 4-5 चीज़ें चाहिए होती है: होटल, एयर टिकट, वीज़ा, ट्रांसफ़र्स, साइट सीइंग। तो हमने उनके लिए बफे काउंटर खोल दिया है। आपको जो चीज़ हमारी अच्छी लगे हमसे लीजिए, रेस्ट आप ऑनलाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा बंडल चाहिए, वी कैन क्रिएट द बंडल फॉर यू। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, कि आज लोग ऑनलाइन में कोई भी प्राइस देख लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में सेट हो जाता है दिस इज़ द बेस्ट प्राइस। तो कई बार ये हमारे लिए चैलेंज होता है और कई बार ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो दोनों चीज़ें होती है, लेकिन हमारा लाइफ इजी और कंफर्टेबल कर दिया है ऑनलाइन ने, कि प्राइस बैरियर जो है ना वो सेटल हो गया, कि इस प्राइस के नीचे अगर है तो नेपच्यून इज़ द बेस्ट। ओके। और इस प्राइस के पैरेलल भी है, लेकिन नेपच्यून सर्विस दे रहा है, नेपच्यून हमको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रहा है, तो नेपच्यून इज़ द बेस्ट। सर, B2B ट्रैवल बिजनेस को स्केल करते वक्त जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? एकता जी, मैं बताऊं कि एक चैलेंज नहीं है। B2B बिज़नेस को स्केल करना सुनने में बहुत आसान लगता है, पर कई चैलेंजेस है। जैसे कि पहला चैलेंज है सही नेटवर्क बनाना और टीम बनाना। आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। आप नेटवर्क हो तभी तो आप सेल करोगे। Exactly. आपके पास अगर एजेंट्स नेटवर्क या पार्टनर नेटवर्क नहीं है तो आप सेल नहीं करोगे। और नेटवर्क ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता है, ये टाइम लगता है इसको बिल्ड करने में, और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। दूसरा जो चैलेंज आता है फंडिंग का, कैश फ्लो आपको चाहिए पूरा, क्योंकि आप अपने ट्रैवल पार्टनर को बेच रहे हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आप अगर होल सेलर हो, B2B हो, तो आपके पास डील अच्छी होगी तभी वो आएगा। तो आपको अपनी परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ती है। अगर आप जितना अच्छा परचेज करोगे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ा था, बेटर परचेज इज हाफ सोल्ड। सो अगर आप परचेज अच्छा करोगे उसके लिए आपको फ़ंड चाहिए। किसी को भी आप अगर डील मांगोगे तो फंड मांगेगा कि आपको पैसा दो या एक हैंडसम अमाउंट दो तो हम आपको स्पेशल डील देंगे। हर चीज़ में होता है, हम बल्क में ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ हम बल्क लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग डाउन होती है।
तो उसका कैश फ्लो को मेंटेन करना पड़ता है। कई बार आपको क्लाइंट को क्रेडिट देना पड़ता है और आपको अपफ्रंट पेमेंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया आपको, 400 आदमी बैंकॉक ट्रैवल करेंगे या 500 आदमी थाईलैंड या कहीं भी ट्रैवल करे, तो उसको आपको एयरलाइन को अपफ्रंट पेमेंट दे के डील लेनी है। क्लाइंट से पेमेंट 2-4 दिन बाद भी आता है, 5 दिन 10 दिन। सो आपको एक बड़ा कैश मैनेजमेंट की आपकी पावर होनी चाहिए और बड़ी टीम चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को हर टाइम आपको सर्विस देनी है 24/7। अभी ऐसा हो गया कि प्राय सर्विस, और छुट्टी के दिन भी आपकी टीम, जैसे भी दुर्गा पूजा की छुट्टी थी तो हमारी कुछ टीम, बड़ा हॉलीडे था यहाँ बंगाल में, तो हमारी टीम काम कर रही थी। जो ऑपरेशनल टीम है दे वर वर्किंग 24/7। सो टीम बड़ी होगी तो ही आप B2B नेटवर्क को कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीम को एक्सपीरियंस देना होगा, टीम को ट्रेनिंग करनी होगी उस डेस्टिनेशन की जिसके लिए आप जाने जाते हैं, ताकि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सके। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर B2B। निश जी, आपसे सवाल होगा कि आपने हमेशा जो है वो हार्ड वर्क, फिर रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन की बात की है, तो क्या आप कोई ऐसा मोमेंट शेयर कर सकते हैं जब इन 3 क्वालिटीज़ का सबसे ज़्यादा टेस्ट हुआ हो आपका? देखिए, बिजनेस स्कूल की तरह तो है नहीं कि आपको पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, फरवरी में होंगे, क्वार्टरली टेस्ट होगा। यहाँ तो कभी भी टेस्ट आ सकता है। और विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जब एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर एक कुरियर बॉय ट्रैवल एजेंसी का ओनर क्यों नहीं बन सकता? और कोई भी काम अगर आप पूरे मन से करते हैं तो एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना, वो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो अगर आप कोई भी काम मन से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, देखिए आप एक ईमानदारी जो शब्द है ना, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं ना तो लिखा होता है कि यू आर अंडर सर्विलेंस, तो आदमी अलर्ट हो जाता है कि भाई कैमरा देख रहा है मेरे को कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में कोई भी काम करते समय भगवान को साक्षी बना लें कि वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे सब सही और बुरे कर्म को देख रहे हैं, तो आप बुरा कर्म करना छोड़ देंगे और आप सही कर्म करेंगे। और जब आप सही कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। तो कभी भी आप कोई भी काम मन से, दिल से और पूरी मेहनत से करेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम से नहीं रोक सकती। और जो आप बता रही हैं कि कब ऐसा चैलेंज आया था, तो ये चैलेंज आई थिंक 2006-07 में आया था हमारे साथ, जब गवर्नमेंट की LTC टूर स्टार्ट हुई थी। इसमें गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को टूर पे भेजती थी। मैं यहाँ पर कंपनियों का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हमें कुछ कंपनियों से ऐसा ऑर्डर मिला था कि प्रतिदिन 200 लोग, 250 लोग सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पे आते थे और हमें उनकी पूरी नॉर्थ ईस्ट की टूर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कलिम्पोंग, एवरीडे आप सोचिए अगर 200 लोग आ रहे हैं और उनकी टूर 6 दिन की है, तो 6वें दिन आप 1200 लोगों को हैंडल कर रहे हैं एक साथ। आज के 200, कल के 200 करते करते 6वें दिन 1200 लोग पहाड़ में आप हैंडल कर रहे हैं। और मेरे को याद है उस समय जब ये काम चालू हुआ तो धीरे धीरे हमने कैसे हमारी टीम बढ़ाई, कैसे कैसे टीम को ट्रेंड किया। मतलब उस समय ये हो गया था कि हम लोग 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे थे। और मुझे बढ़िया से याद है उस साल की दिवाली चंद्र भैया ने सिलीगुड़ी में मनाई थी और हमने कलकत्ता में मनाई थी। तो वो भी एक त्याग है। आज जैसा चंद्र भैया ने बताया ना कि हमारे यहाँ हॉलीडे नहीं होता है, तो हम बहुत छोटी सी स्लोगन है, वी क्रिएट हॉलीडेज विदाउट हॉलीडेज। राइट। हम हॉलीडेज बनाते हैं लोगों के लिए, लेकिन हमारा हॉलीडेज नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली उस समय फील किया। उस समय कुछ डेंगू का प्रकोप भी चल रहा था, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में 1-2 जन को डेंगू भी हो गया था, स्पेशली मेरी वाइफ को। तो वो भी एक चैलेंज था और काम का चैलेंज तो था ही, लेकिन हमारी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। और फैमिली का सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद और हमारी मेहनत और हमारा टीम का सपोर्ट,
उन सब की वजह से हम इसमें और आगे बढ़ते गए। क्या बात है सर। चंद्र प्रकाश सर, मैं आपसे ये पूछूंगी, पार्टनरशिप ड्रिवन सेक्टर में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी में का कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए, मैं एकता जी आपको बताऊं, पार्टनरशिप जो हम करते हैं ट्रैवल पार्टनर के साथ, टूर एजेंट, ट्रैवल ऑपरेटर जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया या कैलकाटा में हैं, अदर ग्लोबली हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट अगर आएगा तो ही वो आपको बिज़नेस देगा। ट्रस्ट नहीं है तो आपको बिज़नेस नहीं देगा। उसके पास काफ़ी एवेन्यूज़ है, जैसे ऑनलाइन भी एवेन्यू है, अदर डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं। तो ट्रस्ट जीतना अपने पार्टनर का, जो हमारे बिजनेस पार्टनर अक्रॉस द इंडिया बैठे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ट्रांसपेरेंसी, आज के दिन एवरीथिंग इज़ ओपन, नेट पे सब ओपन है, क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं है। सो हमको वेरी ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है अपने एजेंट के संग, और हम उनको पूरा ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि भाई ये आइटनरीज है, ये कॉस्ट आ रहा है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ, कंपनी का मुनाफा तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शो रन नहीं होगा, बट उसमें हम काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो हमारे एजेंट पार्टनर खुश रहते हैं हमसे, और हमसे रेगुलर बिजनेस, एक आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, 15-15, 20-20 साल से जुड़ा हुआ है, और वो आज तक जुड़ा हुआ है, और वो अपने गेस्ट भेज रहा है और हम उनके गेस्ट हैंडल कर रहे हैं। तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत रिक्वायर्ड है, इस नेटवर्क में बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, सर नेपच्यून टूर एंड ट्रेवल्स ही क्यों? सर टूर एंड ट्रेवल, जैसे हम सर ने भी बताया, ऑनलाइन साइट्स पे भी हमें काफ़ी मिल जाएंगे। हाँ जी। और सर जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं आफ्टर द पेमेंट, जो कुछ एडवांस पेमेंट और जो भी पेमेंट्स के वो होता है, उसके बाद वो फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं, काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स आते हैं। तो सर एक इंसान ट्रस्ट कैसे करेगा नेपच्यून टूर एंड ट्रेवल्स पे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने एकता जी। जैसे आपने देखे काफ़ी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन पे, काफ़ी अभी चल रहा है कि वेबसाइट्स पे लोग सस्ती रेट दे करके फिर फ़ोन नहीं उठाते, जैसा कि आपने बताया, पेमेंट ले लेते हैं। तो नेपच्यून 27 साल से इस मार्केट में है, एंड नेपच्यून ने ओवर द ईयर्स ट्रस्ट बिल्डअप किया है, नॉट ओनली कस्टमर के संग, अपने सप्लायर। देखिए, इससे हम बात करें क्लाइंट, जो हमारे वेंडर है, जैसे होटेलियर है, कार ओनर है, उनकी भी पेमेंट रहती है। तो आज तक नेपच्यून का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे सारे पेमेंट हमने अपने सप्लायर्स को ऑन टाइम किए हैं, बिफोर टाइम किए हैं। एट द सेम टाइम जो हमने कमिट किया है क्लाइंट को, उससे हमेशा हम ज़्यादा देने के सोचते हैं, ताकि उसकी यात्रा एक यादगार अनुभव रहे। और आपने बताया नेपच्यून नहीं क्यों, देखिए नेपच्यून जैसी और भी कंपनी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, काफ़ी है। सो नेपच्यून में हम पर्सनलाइज टच देते हैं हर क्लाइंट को, एक पर्सनलाइज, जैसे दिनेश ने बताया SPOC रहता है, वैसे B2B में और B2C में भी हम उसको एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, एक बंदा असाइन रहता है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी आई थिंक 200 बंदों की टीम है, जो ईस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट टीम है। हम हर किसी को एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक फाइल हैंडलर देते हैं कि जो थ्रू आउट द टूर उनसे बात करता है रेगुलर बेसिस पे, हाँ सर आपका टूर कैसा चल रहा है। फिर ख़त्म होता है तो हम फीडबैक लेते हैं, और अगर देन एंड देयर ह्यूमन ड्रिवन है, एवरीथिंग इज़ ह्यूमन ड्रिवन, होटल, ट्रांसपोर्ट, किसी के हाथ में ऑटो मशीन नहीं है कि ये एक जैसा ही प्रोडक्ट निकलेगा। अब मशीन सेट करते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट निकलता है, पर ह्यूमन का टेंडेंसी है, ह्यूमन्स है, तो कभी भी कुछ अगर होता है तो देन एंड देयर वी टेक केयर, वी एक्यूरेट द थिंग। कुछ भी होता है तो हम उसका एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको रेक्टिफाई करते हैं, और तो क्लाइंट का ट्रस्ट बना रहता है कि हमको कोई सुनने वाला है और हमारे बोलने से तुरंत एक्शन हुआ है। तो नेपच्यून टूर एंड ट्रैवल जो है वो आपके साथ है हर वक्त ही, जो है क्लाइंट ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं आप पे। हाँ जी, राइट सर जी। टूर बुक करने से लेकर के वापस घर आने तक, उनका जब हम फीडबैक लेते हैं वापस आने के बाद, तब तक हम उनसे जुड़े रहते हैं, और उसके बाद भी हम जो उनको फ्यूचर प्रोग्राम भेजते हैं तो हम जुड़े रहते हैं उनके साथ में उसके बाद भी। दिनेश सर, आपका जो करियर है वो कोरियर बॉय से कंपनी लीडर तक किसी और के लिए कैसे इंस्पिरेशन बन सकता है? ये तो डिपेंड करता है सामने वाले पे, वो कैसे लेता है ना। अभी मैं तो चाहूँगा कि मेरे जैसे अनेक लोग बने, ताकि आज हमारी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं। अगर आप देखें इनडायरेक्टली 800 लोग की फैमिली हो गई हमारी, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हमारी वेंडर्स की टीम को जोड़ें तो वो कुल मिला के 2000 लोग से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको
ग्रोथ करना है तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोचने से कभी ग्रोथ नहीं होगी। जब तक आप अपने साथ चल रही टीम का ग्रोथ नहीं सोचोगे तब तक आप ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा, ये बड़ा शब्द मैं नहीं यूज करूँगा, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई आदमी दिल से काम करता है ना तो उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि आज जो भी काम होता है, मैं तो क्लाइंट से डील बहुत कम कर पाता हूँ, मेरी टीम डील करती है। तो जब वो डील करती है तो अगर वो दिमाग से काम करेंगे ना ओनली, तो वो घड़ी देखेंगे 7 बज गया, एग्जैक्टली, ऑफ। राइट। और हमारी इंडस्ट्री में घड़ी नहीं, काम करने के बाद, ख़त्म होने के बाद घड़ी देखी जाती है। तो वो जज्बा टीम में होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि आज अगर हमारे पास में ये क्वायरी है तो वी हैव टू क्लोज इट। तो वो जज्बा आपको आपकी टीम में पैदा करना पड़ता है। और आज का जो समय है वो अर्थ युग है, तो आपको अपनी टीम का, सबका ध्यान रखते हुए, सबको सारी तरह की सुविधाएं देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आज से 8-10 साल पहले कोलंबो गया था, तो मैं उस कंपनी के ऑफिस से निकल रहा था, तो मेरे साथ उस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो उनकी लिफ्ट के पास एक विंडो थी, वहाँ से मैंने देखा तो उनके पार्किंग में करीब 400-500 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा इतनी गाड़ियाँ? तो उन्होंने बताया कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे 90% एम्प्लॉयज़ गाड़ी में आते हैं। तो मेरे दिमाग में उस दिन ठनका, मेरे दिमाग में उस दिन अलार्म बजाया कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्या बात है सर। ठीक है, तो ये मेरा विज़न है और ये मेरी चेष्टा रहेगी कि मैं जितना आगे बढ़ूँ उतना ही अपनी टीम को भी आगे बढ़ाऊँ, ताकि वो भी सभी संसाधन से संपूर्ण हो और वो भी भौतिक युग का आनंद ले सके। सर, आपने बताया आप स्कूल से छूटते थे, पढ़ाई के बाद पापा के ऑफिस को ज्वाइन करते थे। सर, ये बीच में कोरियर बॉय का सफ़र कहाँ है? कोरियर बॉय का सफ़र ऐसे आया कि हमारे पापा जी की कोरियर की एजेंसी थी श्याम बाजार में। तो वहाँ पर काम करते करते फिर मैंने उसी कंपनी का एजेंसी डलहौसी में लिया था। तो कोई भी जब आप काम शुरुआत करते हैं कोई भी इंडस्ट्री में, तो आपको नॉलेज गेन होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप टीम से काम करवाना चाहते हैं तो आपको अगर पता ही नहीं है कि इस काम में कितना समय लगेगा, तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो उस वजह से मैं खुद डोर टू डोर जाके जब देता था चिट्ठियाँ, तो मैं उन लोगों से पूछता था, उनसे बात करता था कि भाई आपका जो बाहर जाने वाला है वो भी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, तभी तो बिज़नेस बढ़ेगा ना। ओके। तो धीरे धीरे करते करते वहाँ से वो सिलसिला चालू हो गया। अच्छा, क्या बात है सर। सर, मैं आपसे पूछूंगी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो B2B ट्रैवल ऑपरेशन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम भी यहाँ बैठे हैं, सब चीज़ डिजिटलाइज है, तो ज़माना धीरे धीरे डिजिटलाइज की तरफ जा रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये इम्पॉर्टेंट आज के दिन में पैरामीटर हो गया है। ये हर इंडस्ट्री का, ट्रैवल इंडस्ट्री का तो ये हो ही गया है। देखिए, पहले के ज़माने में अलग बात थी। जब मैं शुरुआत में हमने चालू किया, सब मैनुअल काम होते थे। फ़ोन कॉल आता था क्लाइंट का, टिकट बनाना है, फिर वो मैनुअल हम डॉकेट में लिखते थे। होटल वाउचर्स मैनुअल होते थे, फिर हम उसको कोरियर करते थे, देते थे। सो सारे काम मैनुअल थे। अभी हर काम डिजिटलाइज हो गया है। आप एक क्लिक पर होटल वाउचर जनरेट हो जाता है। अभी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एक क्लिक करेंगे बुकिंग हो जाएगी। चैलेंजेस भी आए हैं एट द सेम टाइम, जैसे डायनेमिक रेट्स हो गए हैं, हर टाइम रेट बदल जाता है। शेयर मार्केट जैसे आज ये रेट है, कल वो रेट है। होटल इन्वेंट्री जैसे सोल्ड आउट होती रेट बढ़ा देता है। बट काफ़ी पॉजिटिव फ़ायदे भी हुए हैं। टाइम कम लग रहा है, टीम ट्रेंड हो जा रही है। अच्छा, बाहर भी है, कोई दिल्ली बॉम्बे है तो उसको हम यहाँ बैठ के ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे कि जूम में या गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट, अभी काफ़ी ऐप आ गए हैं। सो एवरीथिंग डिजिटलाइज हो चुका है और जो बचा है वो भी आगे होने वाला है। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में
डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये, इसमें ईज़ लाने के लिए। वर्क ईज़ आ गया है और ये आगे भी इसमें अभी एआई आ गया, उसके बाद नाउ एआई हैज़ कम इनटू पिक्चर। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमको सीखनी है। जो भी है हमें हर एक्सपीरियंस के संग हर चीज़ के साथ में हम सीखते जा रहे हैं, टीम को भी सिखाते जा रहे हैं। सो डिजिटलाइज तो है और हर एक को होना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है। तो सर क्या ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस नहीं ला रहा है कि हाँ अभी इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, जो टीम थी वो पहले किसी और स्पेस पे वर्क कर रही थी, अभी डिजिटलाइजेशन और बढ़ते जा रहा है, एआई आया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टीम को इंस्टेंट तो हम ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो चैलेंजेस नहीं लाता आपके वर्क में? और नहीं, चैलेंजेस तो आता है पर आपको ओवरकम करना पड़ता है। देखिए बदलना प्रकृति का नियम है, हर चीज़ में चेंज आ रहा है, तो अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो पीछे रह जाएंगे। सो हम टीम को ट्रेन कराते हैं, जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, अपडेट आता है, तो टीम की ट्रेनिंग होती है, तो टीम को इक्विप्ड करना, यही तो हमारा काम है कि टीम को इक्विप्ड करना विथ मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स, मॉडर्न टूल्स के साथ में उनको ट्रेनिंग कराना, यही हमारा काम है, यही ऑर्गेनाइज करना है हमारा काम। दिनेश सर, आपने कहा, आप कहते हैं कि सक्सेस खुद ऊपर चढ़ना नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। तो नेपच्यून कंपनी इस फिलॉसफी को अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के साथ फॉलो कैसे करता है? देखिए इसमें ऐसा है कि मेरा एक नेचर भी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने एग्जांपल के लिए, मेरा एक क्लाइंट है, वो कोई एबीसी प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा क्लाइंट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कनेक्ट भी मैं करवाता हूँ। अच्छा। और उसमें मेरे को कोई उनसे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मेरे क्लाइंट हैं और दोनों को मैंने कनेक्ट करा दिया और उन दोनों का कुछ ऐसा बिजनेस हो गया तो ऑटोमेटिकली उनका ग्रोथ बढ़ेगा ना, क्योंकि उनकी अपनी ग्रोथ तो वो अपने तरीके से कर ही रहे हैं। एड ऑन अगर कुछ होता है हमारे द्वारा और तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो गई, और उस एड ऑन को करवाने के लिए हम उनसे कोई तरह का कुछ फाइनेंशियल ये नहीं करते हैं, तो उनके मन में एक ट्रस्ट बढ़ता है। और जब ट्रस्ट बढ़ता है, देखिए मैंने एक जगह पढ़ा था, वन सेटिस्फाइड कस्टमर will give you 100 customer. ग्रेट सर। Okay, and one unsatisfied customer will take your 1000 customers. Right? तो इस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि अनसेटिस्फाइड वर्ड हमारे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। ओनली सेटिस्फाइड, मोर सेटिस्फाइड। तो इस फिलोसफी में जो आप काम करेंगे ना, तो जो आपके साथ जुड़े हैं ना, वो आपके लिए आपका प्रोडक्ट्स बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ मैंने एंजॉय किया, आज अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है, मेरा कोई फ्रेंड जा रहा है, तो मैं अगर इनको इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो इसको भी उसी क्लास की सर्विसेज मिलेगी। इसीलिए बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट प्राइस वार होता है क्लाइंट के साथ, बट वंस वी सोल्ड द प्रोडक्ट then we forget about that. Then our focus is completely on service and service. ग्रेट सर। सर बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो भी प्लेटफॉर्म से हम पहुंच पाते हैं ट्रैवलर्स तक या टूर एंड ट्रैवलर एजेंसीज तक, तो आने वाले जो 5 साल में आप नेपच्यून टूर एंड ट्रैवलर्स को कहाँ देखते हैं? मन में तो बहुत ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ काम करना पड़ेगा। अभी हमारे इंस्टाग्राम में करीब 60,000 फॉलोअर्स है और हम इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहे हैं। एवरीडे हमारी टीम इस पे नए अपडेट दे रही है और आने वाले कुछ महीनों में हमारा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है, जहाँ पर कोई भी ट्रैवलर अपनी सारी रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग देगा। और हम चेष्टा कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ ऐसा लाएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया, कोई यूनिक चीज़ लाएंगे हम, और वो हमारे दिमाग में है। और वो यूनिक चीज़ को पेन पेपर से
प्रैक्टिकली उतारना विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ टेकिंग टाइम, बट जब वो आएगा तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा और लोग जब उसको यूज करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे कि भाई ये हमें यूज करना है। आज तक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म देखा नहीं है, तो थोड़ा सर कभी चैलेंजेस से डर नहीं लगता कि हाँ काफ़ी हैं तो? देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। हाँ श्योर सर। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कई तरह की मशीन लगाते हैं। अब देखिए आईसीयू में अगर वो लाइन फ्लैट है ना तो आदमी जी अप डाउन है, मतलब है। तो इसी तरह लाइफ में अगर अप डाउन नहीं आया ना तो आपको ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आएगा। जब आप शुरू से सिर्फ सुख और सुख देखेंगे तो आपको तो पता ही नहीं है दुख क्या है, तो आपको उसको टेस्ट ही पता नहीं चलेगा। जब तक आप विषम परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे, लाइफ में चैलेंज को नहीं देखेंगे, तो आप तो कमज़ोर बन जाएंगे। चैलेंज आएगा तभी तो आपका सारा सिस्टम एक्टिव होगा, आपके जितने नेटवर्क है सबको आप एक्टिव करेंगे, एंड देन यू विल कम आउट ऑफ द चैलेंज। चैलेंज को आप चैलेंज मत देखिए, चैलेंज को देखिए ये मेरे को आया है नई दिशा दिखाने के लिए, अब मेरे को इससे निकलना है नई दिशा से। चैलेंज नहीं, क्योंकि आप जैसे उसको समझ लेते ना कि चैलेंज है बहुत हार्ड है तो आपका दिमाग 50% तो वही ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसको देखते हैं कि अरे यार ये तो कोई बात नहीं है यार, ये तो हो जाएगा, चलो मिलके करते हैं, ट्राई करेंगे, तो वो आप देखेंगे आप उस पर हावी हो गए। अगर चैलेंज आप पे हावी हो गया ना तो आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे, और वही चैलेंज आप उस पर हावी हो गए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं या 50 बच्चे होते हैं, राइट? सेम टीचर, सेम बुक जी, सेम कोर्स, सेम टाइमिंग। टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है ना, बिल्कुल 1 2 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही आते हैं। जी, तो हमारा टारगेट वो फर्स्ट है बस, उसके अलावा हमको सेकंड थर्ड नहीं आना, हमको फर्स्ट ही आना है। और जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं ना, फिर आपका डेडिकेशन है और वो लक्ष्य आपको मिल जाता है। मैं अब ये चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि इनको इंस्पिरेशन बनाना, जो हमारे क्वेश्चंस में थे कि इंस्पिरेशन आप कैसे बन सकते हैं किसी के, तो मुझे लग रहा है ये एक स्टेटमेंट कि चैलेंजेस को भी इतने पॉजिटिव वे में लेके चलना, सर यही तो लोग आपसे गेन करेंगे। आप अगर कोई चीज़ को नेगेटिव लेंगे तो आप उसको, यू कांट चेंज द वर्ल्ड। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा, आपको एयरपोर्ट जाना है, बरसात आ रही है, ट्रैफिक है, तो आप क्या करेंगे? आपको जाना तो है ही, आप कोई ऐसा रूट फाइंड आउट करेंगे ताकि जल्दी पहुंच सके, या आपको पता है कि अगर मौसम ख़राब हो तो आप पहले से प्लान करके पहले निकलेंगे। यू कांट से टू द एयरलाइन कि स्टॉप द फ्लाइट, आई एम कमिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लान पे हैं। और अगर आप पहले नेगेटिव लेंगे, यार छोड़ो यार बरसात आएगा, नहीं जाना है, छोड़ो, तो नेगेटिव लेने से सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कोई भी चीज़ को आप पॉजिटिव लेंगे, आप डिटरमाइंड होंगे मेरे को करना है, तो काम हो जाएगा। और आप पहले नेगेटिव लेंगे तो आप तो ऐसे ही गेम हार चुके हैं। पहला आधा गेम तो आप अपनी सोच में पहले ही हार चुके हैं। सर यहाँ तो आपकी इस स्टेटमेंट से मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि चैलेंजेस को फेस करना इतने पॉजिटिवली, तो ये सर बाकियों के लिए तो इंस्पिरेशन ज़रूर होगा। सर एक सवाल मैं आपसे करूँगी, नेपच्यून टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आउटबाउंड टूरिज़्म पे फोकस करता है, तो आपके हिसाब से कौन सा इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो है वो फ्यूचर ग्रोथ को शेप करेगा? देखिए फ्यूचर ग्रोथ के साथ अगर हमारे को चलना है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें भी डिजिटलाइजेशन पे जोर देना पड़ेगा, और जो कि हम दे रहे हैं, हमारी बैकएंड में टीम काम कर रही है। और आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ आई कैन नॉट कमिट द टाइमिंग्स, बट आने वाले कुछ दिनों में हमारा ऑनलाइन ऐप भी आ रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ जाएगी। बट अगेन हम उस ऑनलाइन में कुछ ऐसा लाएंगे जो आज तक कोई नहीं लेके आया। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देन यू विल गेट रिकग्नाइज, एंड वंस यू रिकग्नाइज्ड एवरीबडी विल सैल्यूट यू। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बात है सर। सर इसके लिए तो
खुद मैं अपने साथ साथ बोलूँगी, हमारे ऑडियंस भी वेट करेंगे कि क्या ऐसा नया लाने वाला है नेपच्यून टूर एंड ट्रैवल्स। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी में बहुत चैलेंजेस फेस किया है, तो उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जो इन स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, इन स्ट्रगल से लड़ रहे हैं, उनको क्या आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एकता जी, देखिए, सबके हर एंटरप्रेन्योर के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं और ये चैलेंजेस से भरी हुई दुनिया है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, उसको बताया छोटे रूप में कलकत्ता में, फिर हमने 2002 में सिलीगुड़ी ऑफिस ओपन किया, वहाँ पर हमने स्टार्ट किया ऑपरेशन। फिर 2007 में हमने राजस्थान ओपन किया, राजस्थान का पूरा टूर कराने लगे। फिर हमने भूटान सेटअप किया 2011 में अपनी खुद की ऑफिस। लोग एंटरप्रेन्योर जो डरते रहते रहे कैसे होगा, हम करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, खर्चा लग जाएगा, एक्सपेंसेस आपके डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं। इनकम तो बाद में आएगी जब चलेगा, बिल्कुल। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और चैलेंजेस तो आएंगे ही, पर आप उसको डटे रहना है। आपको उस पर आपको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सेटबैक को बदलना आपको कमबैक में, एंड डटे रहना है आखिर तक। पेंडेमिक आया, कितना कुछ हुआ, वापस से सारी चीज़ें एज यूटिलाइज हो गई और सब काम चालू हो गया और अच्छे से हो रहा है, हर इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया। तो मुसीबतें आएगी, चैलेंजेस आएंगे, किंतु आपको डटे रहना है। ये एंटरप्रेन्योरशिप एक मैराथन है, वही जीतेगा जो लास्ट तक हौसला रखेगा और डटा रहेगा। क्या बात है सर। जो आपने बताया, जो एंटरप्रेन्योर्स अभी नए हैं उनको चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। सर, ये मेरा सवाल है सर, ये मेरा सवाल है कि आप लोग जो दो लोग हैं, दो भाई, आप लोग 27 साल पहले आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप दोनों साथ हैं। हाँ जी। तो सर, क्या आप लोगों का साथ भी कहीं ना कहीं इस कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहा है? एक दूसरे का बॉन्ड, एक दूसरे का साथ। बिल्कुल। लोग 1+1 2 करते हैं, हम 1+1 11 करते हैं। 1 1 11 हो गया ना। तो ये पॉजिटिव थॉट के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे में कंट्रोवर्सी नहीं होता है, वो होगा ही। आप जब बिजनेस टेबल में बैठेंगे, लेकिन उन चीज़ों को फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, कभी ये मेरी बात समझते हैं, कभी मैं इनकी समझता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसका रिजल्ट आज सामने। क्या बात है सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आर भारत में आने के लिए। थैंक यू एकता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।